हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 21 CDP की। बाल केंद्रित शिक्षा आपका जो है टॉपिक रहेगा। पहले वाली क्लास में बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं क्लियर किए थे। आज इसका पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाई। आज ट्राई करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा तो कंप्लीट हो जाए, देन नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी उसमें हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो टॉपिक है, बार बार मेरे को यही बोलना पड़ता है कि ये जो आपका टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है वो क्या है, सेंट्रल चाइल्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित है, बालक पे फोकस है। तो इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, और जिसको भी पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कल हमने क्या कराया था आपको, कल मैंने पढ़ाया था बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाए थे आपको। ठीक है, विशेषताएं पढ़ाई थी और बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है क्या होती है उसके बारे में। आज हमारा जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की। जो NCF 2005 है उसके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा क्या है आपकी। तो NCF कहते हैं आपके, तो इसका अर्थ है आपका, अर्थ आता है कि बच्चे की आवाज़ों, ज़रूरत और अनुभव को प्राथमिकता देना। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा है कि जो बच्चे की आवाज़ है, जो उसकी नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसके अनुभव हैं, उसको क्या दी जाए, सर्वप्रथम उसको प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही था NCF के अनुसार कि आपको सिर्फ इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी इसको जो मैं पूरा डिटेल में जो है वो नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास के एंड में पढ़ाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके निम्न उद्देश्य हैं आपके। फर्स्ट आता है आपका जिज्ञासा, सेकंड आता है सर्वांगीण विकास, थर्ड इज़ प्रेरक शिक्षण वातावरण, नेक्स्ट आता है आपका सृजनात्मकता, आलोचनात्मक सोच विकसित, नेक्स्ट इज़ आत्मनिर्भर बनाना, नेक्स्ट सहयोग, सामाजिक कौशल विकास, नेक्स्ट 7 है पाठ्यक्रम, 8 आता है जीवन भर सीखने के लिए तैयार करना, और 9 आता है आपका इसमें शिक्षक को मार्गदर्शन रूप में कार्य करना। तो ये क्या है, सभी इसके उद्देश्य हैं। ये 1 बाय 1 एक एक को क्लियर करते चलेंगे हम। तो आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका जो फर्स्ट उद्देश्य आता है वो आता है आपका जिज्ञासा। ठीक है, कि बच्चों की जिज्ञासा को उत्तेजित करना ही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है कि जिज्ञासा को क्या करना, उत्तेजित करना। ठीक है, कि जो बच्चों को अपनी क्षमता का अन्वेषण करने और फिर अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करना। कि जो बच्चों की जिज्ञासा होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको क्या करो, उत्तेजित करो या फिर प्रोत्साहन उनको करो, प्रोत्साहित करो उनको। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका सर्वांगीण विकास। कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि बालक का क्या है, सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, कि जो बौद्धिक होती हैं हमारी जो बौद्धिक होती हैं, हमारी बौद्धिक व्यक्तिगत और आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देना है। कि जो बच्चे हैं वो आलोचनात्मक ढंग से सोचना उनका, या फिर कोई भी समस्या होती है उसको सुलझाना। ठीक है, या फिर साथी के साथ सहयोग करना एक तरह से, और या फिर विभिन्न स्थिति में उचित व्यवहार करना सीखेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें आपका प्रेरक शिक्षण वातावरण। तो प्रेरक शिक्षण वातावरण का मतलब है यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो वातावरण है वो कैसा बनाए, प्रेरक शिक्षण वातावरण को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बच्चे को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि कोई भी बच्चा है अगर उसको नया ज्ञान प्राप्त करना है, या फिर उसको प्रश्न पूछने हैं, या फिर रचनात्मक होने के लिए क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। जो हमारा टीचर होते हैं, कौन होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, हमारे जो मार्गदर्शन होता है,
मार्गदर्शन जो दर्शक होता है उसके रूप में कार्य करते हैं और बच्चों को उनकी सीखने की यात्रा के दौरान सहायता करते हैं कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है, सीखना चाहता है, तो उस दौरान जो उसकी एक तरह से यात्रा है वो सीखने की, उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्लियर हुआ आपको प्रेरक शिक्षण वातावरण कि बच्चे को वातावरण ही ऐसा दो कि बच्चा क्या है, नया ज्ञान प्राप्त कर सके, प्रश्न पूछ सके। ऐसा नहीं कि वो हेजिटेशन कर रहा है, वो नहीं पूछ पा रहा किसी डर के वजह से, तो उसको रचनात्मक होने के लिए क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है। और जो टीचर है, टीचर का रोल ये होता है, हमारा जो शिक्षक उनका रोल ये होता है कि बच्चा तब कोई चीज़ सीख रहा है तो सीखने के दौरान बच्चे की क्या की जाए, हेल्प की जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सृजनात्मक आलोचनात्मक सोच विकसित। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो बच्चे को क्या है, नए विचार को समझने के लिए, कि कोई बच्चा है वो नए विचार को समझे और समस्या का समाधान करे और रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ यही है, सृजनात्मक का या आलोचनात्मक सोच विकसित करने का, कि समस्या का समाधान कर सके, नए विचार को क्या है वो समझ सके बच्चा आपका। ठीक है, तो ये भी क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है आपका। नेक्स्ट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर बनाना, कि जो बच्चा है उसको क्या है, अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए या फिर अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उद्देश्य है कि बच्चे को क्या है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए, कि अपने विचार जो हैं वो दूसरे के सामने व्यक्त कर सके, बिल्कुल उस चीज़ के लिए उसको फ्रीडम होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स नंबर का पॉइंट है आपका, सहयोग सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सहयोग सामाजिक कौशल का विकास। इसमें क्या होता है आपका, कि बच्चे को दूसरे के साथ सहयोग करना, कि मतलब बच्चा है वो दूसरों के साथ क्या कर सके, सहयोग कर सके। सहयोग करना, उनकी बात सुनना और उनकी राय का सम्मान करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, कि जो बच्चा है वो दूसरों के सामने सहयोग कर सके, उनकी बात को सुने। में सामने वाला अगर कोई बात बोल रहा है बच्चे को, छात्र स्टूडेंट को, तो वो क्या है, दूसरे की बात को सुने और उनकी राय जो होती है उसके सम्मान करने के लिए उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 7 पॉइंट है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बनाना चाहिए, कि पाठ्यक्रम और विषय को अनुभव उन्मुख होना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या है, स्वाभावी या स्थायी अनुभव के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाया जा सके उनको। तो एक तरह से यहाँ पे पाठ्यक्रम का यही ध्यान रखना है आपको, कि बच्चे की ज़रूरत के अनुसार ही बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 8। एक पॉइंट आता है आपका, जीवन भर सीखने के लिए तैयार करना। मतलब कि बच्चे को जीवन भर सीखने के लिए तैयार करना भी बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन का उद्देश्य है, जिसमें क्या होता है, जिसमें उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें उनकी क्या होती हैं, सामाजिक भावात्मक, आपकी भावात्मक, संज्ञानात्मक जो होती हैं आपकी संज्ञानात्मक
ठीक है। और शारीरिक आवश्यकताओं का विकास शामिल होता है। जीवन भर सीखने के लिए तैयार करने में होता है आपका कि बच्चों को जीवन भर सीखने के लिए तैयार करना है, जिसमें उनकी सारी सामाजिक, उनकी भावात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी होती हैं उनका विकास जो है इसके अंदर क्या होता है, शामिल होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका 8 पॉइंट आता है उद्देश्य में 8, और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक को मार्गदर्शन के रूप में या दर्शक आएगा यहाँ पे, दर्शक के रूप में कार्य करना, कि शिक्षक जो है बच्चे के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे और उनकी सीखने की यात्रा के दौरान उनका क्या करे, समर्थन करे। तो ये भी इनका एक उद्देश्य है, ये भी इनका एक एम है। तो ये क्या है, ये सभी इनके क्या हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें टीचर की भूमिका क्या है हमारे। तो आपके जो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है एक मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, कि जो टीचर होता है वो किसके रूप में होती है, मार्गदर्शक के रूप में होती है। ठीक है, किसके, मार्गदर्शक के रूप में, प्लस आपका सुविधाकर्ता के रूप में, सुविधाकर्ता या फिर सहकर्मी की होती है। ठीक है, जो छात्र को उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि के अनुसार सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है, और सक्रिय भागीदारी को क्या करता है, एक तरह से प्रोत्साहित भी करता है, और एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सीखने का माहौल बनाता है। तो ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख लो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्गदर्शक व सुविधाकर्ता। ठीक है, तो इसमें आपका यही है कि शिक्षक जो है, जो टीचर होते हैं, वो स्टूडेंट को सीधे ज्ञान देने के बजाय, मतलब जो उनको सीधे उनको क्या है, सीधे ज्ञान ना देकर सीधे ज्ञान देने के बजाय उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने और अपनी समझ को विकसित करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कि उनकी अपनी समझ को, अपनी जो समझ है विकसित करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता जो है इनका मीनिंग यहाँ यही है कि जो एक टीचर है वो स्टूडेंट को सीधे ज्ञान, कि सीधे उनको ज्ञान ना देकर सीधे उनको सीधे ना ज्ञान देकर अपनी समझ विकसित करने के लिए या फिर स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं। ये इनका फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इज सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें आता है आपका कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो छात्र को, जो स्टूडेंट हैं, उनको सक्रिय रूप से सीखने में शामिल होने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आता है चर्चा। ठीक है, आपका आता है परियोजना आता है आपका, और आता है इसमें समूह कार्य। ठीक है, कि टीचर छात्र को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, उनको चर्चा में उनको क्या है, शामिल करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कि समूह जो कार्य होता है उसमें उसकी भागीदारी को करते हैं। तो ये सभी आता है आपका सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इसमें थर्ड पॉइंट आता है व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। क्या आता है,
व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या है कि शिक्षक जो है, जो टीचर होते हैं, वो प्रत्येक स्टूडेंट का, कि प्रत्येक जो भी हमारा स्टूडेंट है उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं और जो उनकी रुचि होती है, ठीक है, जो रुचि होती है और सीखने की शैली को ध्यान में रखते हैं जो टीचर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 4 पॉइंट आता है आपका सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना। सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना आपका। ठीक है, कि जो टीचर है वो एक ऐसा सीखने का माहौल बनाते हैं जो क्या होता है, सुरक्षित होता है। जो क्या होता है, सुरक्षित होता है और सहायक भी होता है आपका। ठीक है, कि सकारात्मक सीखने का माहौल में यही है कि वो इस तरीके का माहौल बना देते हैं जो बच्चे के लिए सुरक्षित होता है, सम्मानजनक होता है और सहायक भी, उनके लिए हेल्पफुल भी होता है। तो ये 4 पॉइंट है। 5 पॉइंट आता है इनका। 5 पॉइंट आता है आपका शिक्षार्थी को प्रेरित करना। शिक्षार्थी को प्रेरित करना आपका। ठीक है, कि टीचर जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट को क्या करता है, प्रेरित करता है और उन्हें सीखने के लिए क्या करता है, उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो यह है एक शिक्षक की भूमिका। 6 पॉइंट आता है इसमें। 6 पॉइंट आता है शिक्षार्थी को स्वतंत्र और आत्मविश्वास बनाना। ये स्वतंत्र और आत्मविश्वासी। तो किसको, स्टूडेंट को, मतलब शिक्षार्थी को। तो शिक्षार्थी को छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय लेने और अपनी गलती से सीखने में मदद करते हैं। कि जो उनकी गलती होती हैं, अपनी गलती से सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, और 7 पॉइंट आता है आपका। 7 पॉइंट इज सामाजिक कौशल विकसित करना। सामाजिक कौशल और रचनात्मक बनने में मदद करना। सामाजिक कौशल विकसित। ठीक है, तो इसमें यही है आपका कि टीचर हैं वो स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए समस्या समाधान करने में हेल्प करते हैं और शिक्षक छात्र को नए विचार को विकसित करने तथा उनकी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए भी उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये भी एक टीचर की क्या है, भूमिका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें आपका 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट आता है शिक्षार्थी के निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट की जो प्रगति होती है, ठीक है, प्रगति को लगातार क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उन्हें फीडबैक भी देते हैं। क्या देते हैं उनको, फीडबैक भी उनको
देते हैं ताकि वो अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर सके। तो पढ़ाई के साथ साथ क्या है, सिखाने के साथ या विकसित करने के साथ साथ भी उनका मूल्यांकन जो है चलता रहता है, ताकि उनकी गलतियों के बारे में या वो क्या चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, उनको कितना आया है, कितना और आना चाहिए, इन सभी का मूल्यांकन करके उनको फीडबैक भी दिया जाता है ताकि वो अपनी सीखने की प्रक्रिया में क्या कर सकें, सुधार कर सकें अपना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये सीखने के ठीक है, क्लियर हुआ आपको बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। नाउ नेक्स्ट आता है आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पाठ्यक्रम। ठीक है, कि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, ये पता लगा आपको बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम से ही आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में होती हैं। ठीक है, जो पाठ्यक्रम में क्या चीज़ आती है, वो सारी क्रियाएं तो आ रही हैं जो किसके अंदर हो रही हैं, स्कूल के अंदर हो रही हैं हमारे। तो जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करते हैं, अपनाई जाती हैं। ठीक है, और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जो बालक के लिए हो। पाठ्यक्रम ही ऐसा हो कि जो बालक के लिए हो और उनके विकास के लिए हो, जिसको बालक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ यही है, शॉर्ट में अगर कहा जाए, संक्षिप्त में अगर कहा जाए, कि पाठ्यक्रम बालक को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य व महत्व। कि अगर हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य और उसका महत्व क्या होना आपका चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। 1 पॉइंट आता है इसमें आपका, 1 नंबर का पॉइंट आता है आपका, 1 पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम किस स्तर पर क्या पढ़ाया, इसकी जानकारी शिक्षक को देता है। कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपका इस यहाँ से देखो, चलो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, 1 पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम किस स्तर पर क्या पढ़ाया और इसकी जानकारी शिक्षक को देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसी में आपका, सेकंड पॉइंट आता है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। मतलब कि शिक्षा का जो भी उद्देश्य होता है, उद्देश्यों की जो भी प्राप्ति होती है उसमें क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ये महत्व है इसका, सहायक। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट इज छात्र की योग्यता। जो छात्र होते हैं, छात्र की क्या योग्यता और क्षमता, योग्यता क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 पॉइंट इज छात्र की कमजोरी का पता लगाना। कि जो छात्र हैं, आपके छात्र हैं, छात्र की कमजोरी का पता लगाकर उसका क्या करना, निराकरण करने में सहायक, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक। ठीक है, कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण के जो उद्देश्य और महत्व में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या करता है कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी कमजोरी का पता लगाकर उनका निराकरण करने में भी क्या है,
आपका सहायक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने वाली बातें। कि तब हम पाठ्यक्रम जो है हमारा, उसका तब हम निर्माण कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब किसको ध्यान में रखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यहाँ पे यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के तब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो हम क्या है, हर एक छात्र का क्या कर सकते हैं, उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व की विभिन्नता को हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मंद बुद्धि का है आपका, कौन सा प्रतिभाशाली बुद्धि का बालक है। तो उस सब बच्चों की क्या देखना है हमें, बुद्धि लब्धि देखनी है, IQ देखना है हमें कि हाँ भाई व्यक्तिगत विभिन्नता को हमें ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मानसिक स्तर ध्यान में रखकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट आता है इसमें। थर्ड पॉइंट आता है पाठ्यक्रम लचीला और वातावरण के अनुसार होने चाहिए। कि पाठ्यक्रम हमेशा कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि जो वातावरण है उसके अनुसार ही होना चाहिए। इस पे पॉइंट पे ध्यान रखना, लचीला। ठीक है, कठोर नहीं होना चाहिए, कहीं केवल करके कुछ आ जाता है क्वेश्चंस में। कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, लचीला होना चाहिए। ओके, 4 पॉइंट आता है इसमें आपका, 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट इज़ कि जीवन उपयोगी हो और पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो क्या होना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए जीवन के लिए। और जो हमारा पूर्व ज्ञान है उस पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक है, पूर्व ज्ञान पर क्या हो, हमारा आधारित हो। क्लियर। 5 पॉइंट आता है इसमें हमारा कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो और रुचि के अनुसार हो। कि जो पाठ्यक्रम है हमारा वो कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य। कि जो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जिससे हम शैक्षिक उद्देश्य की क्या कर सकें, प्राप्ति कर सकें। और कैसा होना चाहिए, हमारा रुचि वाला होना चाहिए। कि रुचि के अनुसार होना चाहिए हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक मूल्यों, जो भी मूल्य होते हैं, मूल्यों को विकसित करने वाला होना चाहिए आपका। ठीक है, कि पाठ्यक्रम का निर्माण ध्यान देने वाली जो बातें यही हैं कि जो मूल्यांकन है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, लचीला और वातावरण के अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम, जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, जो शैक्षिक उद्देश्य की जो प्राप्ति होती हैं रुचि के अनुसार हो। और लास्ट जाता है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने वाला आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये हैं आपके
ये सभी हेडिंग्स थी आपके जो मैंने क्लियर करा दी। तो यहाँ आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई पॉइंट है, बचता है नहीं बचता, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ना यहाँ आपकी क्लास जो है ये समाप्त होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, जो है हमारा कंप्लीट पूरा टॉपिक जो है हमारा बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर इन दोनों से रिलेटेड मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका। और नेक्स्ट क्लास में जो है आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।